स्वागत है दोस्तों आपका बुक स्टार चैनल पर। चलो आज प्रारंभ करते हैं सुप्रीम कोर्ट और इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं। दोस्तों आगे चलने से पहले आप लाइक सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ हमारे चैनल को और इत्मीनान से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और जो भी महत्वपूर्ण बात होगी मैं अंडरलाइन करूँगा, आप वो आप लिख लें, ठीक है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका आपको पता है, हाई ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिसकी अवधारणा 1935 के अधिनियम से ली गई है। तो अपने से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है? किसी अन्य देश से नहीं, यह तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है और भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। और इसका उल्लेख भाग 5 संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। यह अंतिम अपीलीय न्यायालय है भारत के अंदर, ठीक है क्या। यह मूल अधिकारों का रक्षक, संरक्षक, अभिभावक और गारंटर भी है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का व्याख्याकार है, ठीक है। तो ध्यान रखें, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का व्याख्याकार है। और हाई कोर्ट के चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि हाई कोर्ट भी व्याख्याकार होते हैं। फिर देखें 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो 1774 में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है दोस्तों, जहां पर कलकत्ता में 1774 की बात है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे व 3 अन्य न्यायाधीश थी। तो ऐतिहासिक पढ़ रहे हैं अपन, कैसे शुरुआत हुई थी। तो 1774 की बात है, कलकत्ता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। 1+3 वहाँ पर न्यायाधीश जो है नियुक्त होते हैं। 1935 के अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में फेडरल कोर्ट अर्थात संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत कहाँ पे होती है स्थापना? दिल्ली में। और इसके निर्णय के विरुद्ध ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। मतलब इसको बाहर भी, मतलब कोई यहाँ से निर्णय दे दिया, उसको बाहर भी कहीं पे चुनौती दी जा सकती थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश मोरिस गवेयर एवं 6 अन्य न्यायाधीश थे। तो उससे दुगने न्यायाधीश थे, उसमें 1+3 थे, इसमें 1+6 थे। तो पेड नॉर्मस हुआ 1774 के अंदर। 1774 के अंदर क्या होता है कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, कहाँ पर? कलकत्ता में। फिर भारत शासन अधिनियम के तहत कब होती है? भारत शासन अधिनियम के तहत दिल्ली में होती है 1937 के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। और भाग 5 में है, 124 से लेकर के 147 तक इसका उल्लेख है। और भारत में क्या है? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, ठीक है क्या, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, 124 के अंदर क्या दिया है? तो अनुच्छेद 124 के अंदर क्या दिया? भाग 5 में 1 में है गठन एवं संरचना का उल्लेख है, किसका? सुप्रीम कोर्ट का। 2 में है नियुक्ति से संबंधित उल्लेख। तो सर्वप्रथम है गठन व संरचना, गठन कर दिया। 2 नंबर में क्या है? फिर नियुक्तियां। 3 नंबर में नियुक्त करेंगे तो योग्यता क्या चाहिए? तो 3 नंबर में है योग्यता से संबंधित जो भी प्रावधान। 4 में योग्य हो गए, उनको नियुक्त भी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का गठन भी कर दिया। पहले में गठन कर दिया, दूसरे में उसे नियुक्त कर दिए, तीसरे में योग्यता का थी वो भी अपन ने देख लिया। 4 नंबर में उन्हें हटाने का कारण का उल्लेख है। 5 नंबर में हटाने की प्रक्रिया, कारण तो हो गया, अभी किस कारण से हटाया जा सकता है? तो और हटाने की प्रक्रिया की विधि द्वारा विनियमित संसद करेगी, यह उल्लेख 1 to 4 5 में है। और फिर है 6 में शपथ लेने का उल्लेख है कि क्या शपथ लेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। और 7 में सेवा शर्तों का उल्लेख है। तो आप क्या ध्यान रखना, 7 में सेवा शर्तें, ठीक है। और 1 में क्या है? 1 में है सुप्रीम कोर्ट का गठन और संरचना। 2 के अंदर है नियुक्तियां और 3 के अंदर है योग्यता और 4 के अंदर है योग्यता कर दी तो वापस उनको हटाना है, हटाने का कारण का उल्लेख, हटाने का कारण। तो ध्यान रखना, ये जरूर ध्यान रखना, हटाने का कारण। और 5 नंबर में क्या है? हटाने की प्रक्रिया की विधि द्वारा विनियमित संसद करेगी। तो संसद जो प्रक्रिया होगी ना उसको विनियमित कौन करेगी? संसद। यह 124 5 में लिखा है। 124 6 में क्या है? शपथ। तो ध्यान रखें, 6 शपथ, 7 सेवा शर्त।
6 शपथ 7 सेवा शर्त। तो ऐसे याद करें। तो अपन पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट दोस्तों, भाग 5 के अंदर है 124 से 147 तक। अपन ने अनुच्छेद 124 से लेकर 124 के अंदर 1 से लेकर 7 तक पढ़े हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। अभी तक अपन ने ये पढ़ा है, फिर मैंने आपको ये पढ़ा दी। अब चलते हैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। 1241 के अंदर क्या है, सुप्रीम कोर्ट का गठन है संरचना। सुप्रीम कोर्ट का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो ध्यान रखें, गठन कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन उनका उद्घाटन क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट का, 28 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को दोस्तों अपना संविधान लागू होता है पूरे भारत में। और उसके 2 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट का क्या है, उद्घाटन हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय 1+7 न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना के समय 1+7 थे। वर्तमान कितने हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। फिर देखें कि 26 जनवरी 1950 को एक मुख्य न्यायाधीश व 7 अन्य न्यायाधीश कुल 8 थे। फिर 56 में एक मुख्य न्यायाधीश 10 कर दिए संख्या, ठीक है, अन्य न्यायाधीशों की। और 60 में 13 कर दिए अन्य न्यायाधीशों की। 77 में 17। आप तो क्या याद रखना, आप तो लास्ट वाला याद कर लो। 2019 में क्या है कर दी 34। उससे पहले 2008 का ध्यान रखें, 2008 को 30 थे, ठीक है, 1+30 थे 2008 में। और 2019 में 1+33 और प्रारंभ में 1+7। संरचना की बात कर रहे हैं और गठन की बात कर रहे हैं। यह तो अनुच्छेद 124 भाग 5 के 1 में दी गई है। ध्यान रखने योग्य क्या बात है कि संसद विधि बनाकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में समय समय पर वृद्धि करती है। तो कौन करता है, संसद ऐसा करती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रथम कौन थे, हरीलाल जी कानिया, हीरालाल जी कानिया, हरी नहीं हीरालाल जी कानिया। और वर्तमान 50 में कौन है, DY चंद्रचूड़, और ये 50वें हैं। और इससे पहले प्रथम कौन थे, हीरालाल जी कानिया। और आपको ये तो पता है DY चंद्रचूड़ वर्तमान में न्यूज़ में ही बहुत रहते हैं, लेकिन आपको याद करना है हीरालाल जी कानिया। अपन सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं 1241 के अंदर गठन और संरचना। पहले मुख्य न्यायाधीश 28 जनवरी 1950 को होता है उद्घाटन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का। और हीरालाल जी कानिया तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश YV चंद्रचूड़। ध्यान रखें, DY चंद्रचूड़ महोदय है ना, जो न्यायाधीश महोदय हैं, इनके पिताजी थे YV चंद्रचूड़, ठीक है। ये 7 वर्ष 4 माह तक सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश रहे थे। न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण सिंह हैं। प्रथम न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जी कानिया। वर्तमान कौन है DY चंद्रचूड़। और सर्वाधिक मुख्य न्यायाधीश वाले काल वाले कौन रहे हैं, यह रहे हैं YV चंद्रचूड़। और सबसे कम कमल नारायण सिंह हैं, 18 दिन तक। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्ण। स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम मुख्य न्यायाधीश SH कवाड़िया। और भारत के प्रथम सिख मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, जो कि 44 में थे। फिर ध्यान रखें, उच्चतम न्यायालय के 2 मुख्य न्यायाधीश जिनके पद पर रहते हुए निधन हो गया था, हीरालाल जी कानिया जो कि प्रथम थे, और सब्स्याची मुखर्जी। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो हीरालाल जी कानिया थे। और सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन रहे हैं, YV चंद्रचूड़ रहे हैं। और सबसे कम कमल नारायण जी रहे हैं। और 1+7 तो प्रारंभ में की क्या थी, इनकी संख्या थी। और 2008 में 1+30 कर दी गई। और 2019 में 1+33 कर दी गई, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान रखें, उच्चतम न्यायालय में अब तक 11 महिला न्यायाधीश क्या है, बन चुकी हैं। फातिमा बीबी पहली थी, फिर सुजाता मनोहर और रूमा पाल, ज्ञानसुधा मिश्र, रंजना प्रकाश, R भानुमति, इंदु मल्होत्रा, इंदिरा बनर्जी, हिमा कोहली, बेला त्रिवेदी और BB नगरत्ना, ठीक है दोस्तों। अब देखें इंदु मल्होत्रा के बारे में। बार वकील से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली एकमात्र महिला कौन है, इंदु मल्होत्रा है, ठीक है दोस्तों। फिर वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीश हैं।
तो कौन कौन है? हिमा बेला बीवी, हिमा बेला बीवी, हिमा बेला बीवी, तो हिमा कोहली, बेला एम त्रिवेदी, बीवी नगरत्ना, हिमा बेला बेवी, हिमा बेला बीवी, हिमा बेला बीवी। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी थी, जो कि केरल की थी। तो ध्यान रखें, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी। कहाँ से थी? केरल हाई कोर्ट से थी। ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। अभी तक अपन ने पढ़ा कि कब गठन हुआ। इसका गठन तो हो गया था 26 जनवरी 1950 को, इसका उद्घाटन हुआ 28 जनवरी 1950 को। प्रारंभ में संख्या 1+7 थी, 2008 में 1+30 थी और 2019 में कर दी गई 1+33। और प्रथम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के कौन थे दोस्तों? प्रथम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के थे हीरालाल जी कानिया। सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन रहे हैं? वाई चंद्रचूड़ वर्तमान में हैं DY चंद्रचूड़, जो कि 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और प्रथम जो न्यायाधीश रही थी महिला, उनका नाम क्या था? फातिमा बीवी थी। वर्तमान में हिमा कोहली है और बीवी नगरत्ना है और कौन है? बेला त्रिवेदी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ें कि अब तक ऐसी एक भी महिला उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश पद पर नहीं पहुंची है। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थी। तो ध्यान रखें, भारत की किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी केरल से ही थी। तो भारत की उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश भी केरल से थी और अन्ना चांडी भी केरल से थी, जो कि किसी हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। और भारत के किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश से। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ दोस्तों। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। 124 के 1 में 124(1) में अपन ने क्या पढ़ा? संरचना और गठन। 2 के अंदर नियुक्तियां पढ़ते हैं न्यायाधीशों की। इसमें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम सिस्टम द्वारा 1+5, ध्यान 1+4 होते हैं कोलेजियम, 1+4, जिसमें टोटल कितने होते हैं? 5 न्यायाधीश की सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखें, न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। अब तक 2 बार वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है, अजीत नाथ रे के मामले में और MH बेग के मामले में 73, और 4 साल बाद 77 के अंदर अब तक यह सिद्धांत क्या है? वरिष्ठता वाला का क्या हुआ? उल्लंघन हुआ है। और कोलेजियम से क्या करते हैं? नियुक्ति। और कोलेजियम की संख्या डिसाइड, तीसरे जो जजेस केस था उसके अंदर वर्तमान जो थी ये संख्या यह आई थी। ठीक है दोस्तों, 1+4 अर्थात 5 न्यायाधीश मिलकर राष्ट्रपति महोदय को क्या देते हैं? सलाह देते हैं कि आप इनकी नियुक्ति कीजिए। फिर देखें 1964 में जफर इमाम को पैरालिसिस होने के कारण PB गजेंद्र गडकर को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। फिर राष्ट्रपति कोलेजियम द्वारा की गई सिफारिश को एक बार पुनः विचार हेतु लौटा सकता है। यदि कोलेजियम पुनः सिफारिश राष्ट्रपति को करती है तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्यकारी होंगे, तो ये ध्यान रखें। फिर कोलेजियम प्रणाली, ध्यान रखें, कोलेजियम का शाब्दिक अर्थ होता है सदस्यों का समूह। कोलेजियम प्रणाली का अस्तित्व 1+2 पहले 3, यह 1973 में द्वितीय न्यायाधीश मामले में आया था। तीसरे में क्या आया था? कोलेजियम प्रणाली का वर्तमान स्वरूप 1+4 तृतीय जजेस केस 1998 के अंदर अस्तित्व में आया था। कोलेजियम में उच्चतम न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश व 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। तो एक तो CJI होते हैं और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं कोलेजियम के अंदर। कोलेजियम की व्यवस्था 1998 के अंदर थर्ड जजेस केस के अंदर आई। वर्तमान जो संरचना है, इससे पहले 1+3 थी 1993 के अंदर सेकंड जजेस केस के अंदर आई। सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं, भाग 5 में 124 से लेकर 147 तक इसका उल्लेख है दोस्तों। और फिर देखें कोलेजियम के कार्य, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु सिफारिश करती है। 1 नंबर बात सबको बताया, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु भी यही सिफारिश करती है। 3 नंबर बात है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण हेतु भी सिफारिश करती है। तो ध्यान रखने योग्य यह बात है कि अगर स्थानांतरण करना है ना, तो भी कोलेजियम ही सिफारिश करेगी। किसको? राष्ट्रपति महोदय को। कितने होते हैं? 1+4 होते हैं। कब आई यह संरचना? यह आई 1998 के अंदर थर्ड जजेस केस के अंदर। फिर ध्यान रखें NJAC के बारे में लिखा है 99वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 2014 के अंदर
कोलेजियम को समाप्त करके राष्ट्रपति न्यायिक नियुक्ति आयोग अर्थात NJAC बनाया गया, जिसमें विधि कानून मंत्री सहित 6 सदस्य थे। तो ध्यान रखें, विधि कानून मंत्री हो गया अपना और सहित 6 सदस्य थे जो कि राष्ट्रपति को सलाह देंगे और उन्हीं के अनुसार होंगी। लेकिन ध्यान रखें, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश JS खेहर की अध्यक्षता में गठित संवैधानिक पीठ ने 99वें संविधान संशोधन को यह कहते हुए रद्द कर दिया, हमारे आधारभूत मूलभूत ढांचे का उल्लंघन हो रहा है। 2015 की बात है। तो किसकी अध्यक्षता में? JS खेहर की अध्यक्षता में NJAC 99वां संविधान संशोधन 2014 को खारिज कर दिया गया। पहला न्यायाधीश मामला 1982 में हुआ, जिसे SP गुप्ता मामले के नाम से जाना जाता है। दूसरा न्यायाधीश मामला 93 में हुआ, तीसरा 98 में और चतुर्थ न्यायाधीश मामला 2015 में हुआ। तो अपन 2 तो पहले पढ़ के आ चुके हैं और चतुर्थ न्यायाधीश मामला सबको पता है 2015 में। याद रखना है 1982 के अंदर प्रथम जजेज केस हुआ था, जो कि SP गुप्ता मामला के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो दूसरा जजेस केस कब हुआ? यह हुआ 1993 के अंदर। तीसरा कब हुआ? तीसरा 98 के अंदर हुआ और चौथा होता है 2015 में। अब तक 4 न्यायाधीश मामले हुए हैं। फिर देखिए 15वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी। तो ध्यान रखें 15वां संविधान संशोधन 1963 की बात है, ठीक है। 15वां संविधान संशोधन 1963 को 62 वर्ष से 65 वर्ष कर दी। तो ध्यान रखें सेवानिवृत्ति की आयु इतनी कर दी थी। फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित है। तो ध्यान रखें 65 वर्ष क्या है? निर्धारित है उच्चतम न्यायालय में। और उच्च न्यायालय में कितनी है? वर्तमान में 62 वर्ष है। और कब की गई? 15वें संविधान संशोधन 1963 को की गई। फिर देखें वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देते हैं। और 124(1) में पढ़ा था अपन ने क्या? गठन और संरचना। 2 के अंदर नियुक्तियां पड़ी थी, 3 के अंदर पढ़ते हैं 124(3) में पढ़ते हैं योग्यता। वह भारत का नागरिक हो, वह 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो अथवा 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव हो, वह राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत हो। तो देखिए बहुत अच्छी चीज़ लिखी है दोस्तों कि या तो वो 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश रहा हो। तो नॉर्मल सी बात कहूँ कि वह हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो। आप तो ऐसे याद रखें 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश, 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव हो या राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत हो। 2 ही योग्यता का वर्णन है 124(3) के अंदर। और फिर है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए आयु संबंधी योग्यता का उल्लेख नहीं है। तो ध्यान रखें कि न्यूनतम आयु कितनी है, यह उल्लेख संविधान के अंदर नहीं है। उच्चतम न्यायालय में अधिकांश न्यायाधीश बेंच से आते हैं। राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेता होना चाहिए। इस शक्ति का अब तक एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है। राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेता होना चाहिए, इस शक्ति का एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है। क्योंकि सिफारिश कौन करती है? कोलेजियम सिफारिश करती है दोस्तों। तो योग्यता किस में है? 124(3) के अंदर है। और प्रथम योग्यता है भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है 5 वर्ष तक किसी हाईकोर्ट के अंदर न्यायाधीश रहे हो या फिर मुख्य न्यायाधीश रहे हो। और 10 वर्ष तक या फिर वकालत की हो या फिर जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनकी नज़र में विधिवेता हो। सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों। 28 जनवरी 1950 को इसका गठन हो गया था और भारत शासन अधिनियम 1935 से इसका प्रावधान लिया गया है। 124(4) में क्या लिखा है? 124(4) में लिखा है उनको हटाने की प्रक्रिया, हटाने का कारण तो ध्यान रखें 2 ही कारण हैं, सिद्ध कदाचार और असमर्थता। सिद्ध कदाचार और असमर्थता और दुर्व्यवहार भी आप मान सकते हैं, ठीक है। असमर्थता की जगह दुर्व्यवहार या फिर, ठीक है, सिद्ध कदाचार सिद्ध हो जाता है या फिर असमर्थ हो जाता है। तो ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंदर है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद द्वारा विशेष बहुमत 2/3 से के प्रस्ताव से पारित करने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। हटाने वाला महाभियोग प्रस्ताव संसद के सदन किसी में भी लाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा में लाने के लिए 100 उसमें चाहिए प्रस्तावक और 50 चाहिए हस्ताक्षर किसमें? राज्यसभा में चाहिए।
और किस में उल्लेख है हटाने का कारण, हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया उल्लेख है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंदर है। विशेष बहुमत से जो उनको है हटाया जाता है, 50-100 याद रखना, और 4 पढ़ रहे हैं 124-4। लोकसभा अध्यक्ष या सभापति पर निर्भर करता है कि प्रस्ताव को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। यदि स्वीकार कर लेते हैं तो 3 सदस्यों की जांच समिति गठित हो जाती है, जिसमें कौन होते हैं, एक तो CJI होते हैं और एक उच्च न्यायालय का मुख्य कोई भी किसी भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश होगा और प्रसिद्ध विधिवेत्ता होगी। कौन बनाएगा, ये बनाएंगे जो जिस सदन में लाया गया है वह सदन जांच करेगा। फिर देखें, जांच समिति की रिपोर्ट पर लोकसभा में चर्चा व मतदान कराया जाता है। ठीक है, लोकसभा में 2/3 विशेष बहुमत से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा से 2/3 विशेष बहुमत से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति को मंजूरी के बाद इन्हें पद से हटाया दिया जाता है। यह महाभियोग प्रस्ताव उसी सत्र में पारित होना चाहिए। तो ध्यान रखें, इसमें महाभियोग केवल राष्ट्रपति के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कभी कभी साधारण चर्चा के अंदर इन जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके लिए भी यूज किया जा सकता है। लेकिन संविधान में उल्लेख देखा जाए तो महाभियोग का शब्द का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया गया है। फिर देंगे, उच्चतम न्यायालय के एक भी न्यायाधीश को अब तक इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है, क्योंकि यह जटिल प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले ही वह त्यागपत्र दे देते हैं और न्यायाधीशों को हटाने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है, रिमूवल, और न कि महाभियोग। महाभियोग राष्ट्रपति के लिए, रिमूवल न्यायाधीशों के लिए। अब तक उच्चतम न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन पारित नहीं हुआ। 124(1) के अंदर संरचना है और गठन है, 124(2) के अंदर क्या है, नियुक्तियां हैं, 3 के अंदर क्या है, योग्यता है, और 4 के अंदर है हटाना, और 5 के अंदर क्या पढ़ा था अपन ने, 5 के अंदर है हटाने की प्रक्रिया संसद विधि द्वारा विनियमित कर सकती है, और 6 के अंदर है शपथ का प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शपथ क्या लेते हैं, सर्वप्रथम लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ का उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की शपथ राष्ट्रपति द्वारा है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में निम्न है। कैसे, क्या दिया गया है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची श्रद्धा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। तो ध्यान रखें, इसमें 4 लाइनें मुख्यतः हैं। एक तो श्रद्धा और निष्ठा किसके, संविधान के प्रति। दूसरी, अक्षुण्ण रखूंगा किसको, संप्रभुता और अखंडता को, किसकी, भारत की। तीसरी है कि मैं अपने पद के कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, मैं मेरा जो काम है उसका निर्वहन करूंगा। और चौथी है, संविधान और कानून की भी रक्षा करूंगा। तो 4 लाइनें आप याद कर लें। 124(6) के अंदर शपथ का उल्लेख है। शपथ 6, सेवा शर्त 7, मैंने आपको ऐसे याद कराया था। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को गठन होता है, उद्घाटन होता है। गठन किया गया था 26 जनवरी को, उद्घाटन होता है 28 जनवरी को। 1+7 थे और बाद में 2008 में हो गए थे 1+30, 1+33 कब हो गए थे, 2019 में। भारत शासन अधिनियम 1935 से सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक व्यवस्था का ली गई है। और फिर देखें 124(7) के अंदर सेवा शर्तें, इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों का उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। और फिर देखें 125 में न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, 125 दूसरा अनुच्छेद आता है। पहला हमने 124 पढ़ा और उसके अंदर जो भी सब उसके पार्ट थे वह पढ़े, लेकिन 125 के अंदर वेतन आदि है न्यायाधीशों के। इसमें वेतन भत्तों और पेंशन का उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है। इसके वेतन भत्ते भारत की संचयी निधि से दिए जाते हैं। तो ध्यान रखें, भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं वेतन भत्ते। किस में उल्लेख, 125 में उल्लेख है। इनके वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में मिलता है। तो अर्थात देखने की बात है, इनकी शपथ का उल्लेख 3 में मिलता है और वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में भी मिलता है। ठीक है, फिर नियुक्ति के पश्चात न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000, लेकिन उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का 250 है। मुख्य न्यायाधीश 280, अन्य न्यायाधीश 250। संसद इनको विनियमित कर सकती है। वित्तीयपात के मामले में अनुच्छेद 360 के अनुसार उनमें कटौती की जा सकती है और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का एक समान वेतन होता है।
अर्थात 250-250, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने कार्यकाल के अंतिम माह के वेतन का 50% पेंशन मिलती है। 125 की बात कर रहे हैं। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, 127 में तदर्थ वेतन भत्ते 125 और 126 के अंदर है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 127 के अंदर है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। इसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों के पद का उल्लेख है। मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर या अनुपस्थित होने के कारण या अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ क्या होता है? यदि इसमें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल उच्चतम न्यायालय में ही की जाती है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश व राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लेकर की जाती है। जब उच्चतम न्यायालय में कोरम गणपूर्ति पूरी नहीं होती है तो इनका क्या है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तदर्थ न्यायाधीशों की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को सभी अधिकारिकता, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे जो कि उच्च न्यायालय के ही न्यायाधीश को होंगे। तो तदर्थ न्यायाधीश 127 यदि क्यों नियुक्ति होती है कि यदि कोरम पूरा ना हो, किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश 126 के अंदर तदर्थ 127 के अंदर है। वेतन भत्ते 125 के अंदर है। गठन संरचना और शपथ और त्याग पत्र या फिर हटाने की प्रक्रिया वगैरह 124 के अंदर है। भारत शासन अधिनियम से ली गई है सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था। फिर देखें योग्यता क्या होती है? तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में उन्हीं की नियुक्ति की जाती है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य रखता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है। तो अपने न्यायिक की जो व्यवस्था है, उच्चतम न्यायालय की जो व्यवस्था है, एकीकृत जो व्यवस्था है वह भारत शासन अधिनियम 1945 से ली गई, लेकिन तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति फ्रांस से ली गई है। ध्यान रखें, बहुत ही छोटी छोटी लाइनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आप जरूर ध्यान रखें कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है। और तदर्थ न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं जबकि अपर न्यायाधीश उच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं। तो हाई कोर्ट में अपन ने अपर पढ़ा था और यहाँ पर तदर्थ पढ़ा है। 127 के अंदर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। 126 के अंदर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। वेतन भत्ते पेंशन का उल्लेख है 125 के अंदर और 124 के अंदर अपन ने वो पढ़ा था। 128 से लेकर के 147 तक अपन करेंगे अगले पार्ट 2 के अंदर। आप दोस्तों पार्ट 2 देखिए और इसमें जो मुख्य लाइनें थी उनको राइट डाउन कर लें और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें हमारे साथ।